कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है? ठीक, अब डिप्रेशन सिर्फ एक खाली डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं जी। तो क्या डिप्रेशन और एंजाइटी एक ही चीज़ है या दोनों की ये एक दूसरे की जिद हैं? जनाजे किसने उठाने हैं? मर्द ने। कफन दफन का काम किसने करना है? मर्द का। कफील कौन है? मर्द है। अल्लाह ताला ने मर्द की कमाई में बरकत रखी है, औरत की कमाई में बरकत नहीं उस तरह से। मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला या मुझे प्यार नहीं मिल रहा, हालांकि मैरिड हैं, 4 बच्चे भी हो गए। सेक्सुअल इंटीमेसी इज नॉट अ प्यार। बाज़ औक़ात ऐसे लोगों का भी इंतखाब कर जाते हैं कि जो आपको फिजिकली अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे होते। पर एक ह्यूमन नेचर है, जब वो किसी चीज़ को पा लेता है तो उसकी कदर वैसी कम। और अगर मर्द किसी और औरत की तरफ डिस्ट्रैक्ट होता है शादीशुदा होने के बावजूद, सो इसमें एक जो रोल है वो औरत का, मैं कहूँगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। औरत बाकी शादी में जाने के लिए 10 लोगों को दिखाने के लिए तो तैयार हो जाए। वो डिफरेंट ऐप्स पे अपनी जिस्म फरोशी करके पैसे अर्न करें और फैमिली को खबर ही नहीं। क्या अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, वाई नॉट बेटों? बेटे भी तो अपने नसीब में बुरी औरत लिखवा के ला सकते। नौजवान नस्ल में जो है वो आजकल खा वो लड़का है या लड़की है, वो बहुत डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। उसकी क्या वजूहत हो सकती है? आप होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। और आजकल एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन होगी कि डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। चूजिंग अ लाइफ पार्टनर आपने पूरी ज़िंदगी के लिए इंतखाब करना है। और लड़की को ये कहा जाता है कि अब यहाँ से जा रही है, उसी घर से तुम्हारा जनाजा उठेगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि परेशानी हालात की वजह से नहीं बल्कि परेशानी ख़यालात की वजह से होती है। हम अपने ख़यालात की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और वो डिप्रेशन हमें मौत की हदूद तक भी ले जाता है। अब उस डिप्रेशन से हमने निकलना कैसे है, उस डिप्रेशन को हम कैसे खुद से अलग कर सकते हैं और एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी जी सकते हैं। पॉडकास्तान के एक नए एपिसोड में मैं ख़ाबर अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज के ख़ास मौजूद डिप्रेशन पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है माहिर नफ्सियात डॉक्टर निम्रा अरशद साहिबा। निम्रा, सबसे पहला मेरा सवाल, बाकी सवालात अपने मौजू की जानिब हम बाद में बढ़ेंगे, लेकिन अक्सर जो ऑडियंस है, मेरी सुनने वाले जो है वो कन्फ्यूज होते हैं कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है? ये चीज़, इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक स्टिग्मा जो है, मैं उस चीज़ को भी जो है हाईलाइट करना चाहूँगी। साइकोलॉजिस्ट जो है बेसिकली आप 4 साल की अप्लाइड साइंसेस की, जो अलाइड साइंसेस की डिग्री है वो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप MS करते हैं। सो दिस इज़ जो है ये साइकोलॉजिस्ट है। जो हमारे पास साइकेट्रिस्ट है वो MBBS की डिग्री जो है वो MBBS क्वालिफाइड होता है। ये एक चीज़ है जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है। द अदर थिंग इज साइकेट्रिस्ट जो है वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको मेडिसिन नहीं दे सकता। वो आपको काउंसलिंग या थेरेपी प्रोवाइड करता है। सो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। बहुत सारे लोग आपके पास, हमारे पास जैसे आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने बातों से नहीं, बातों से क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें जो है कोई गोली लिख कर दें, मेडिसिन दें। तो आप उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऑल्दो हम लोगों ने पढ़ा है, हमें पता है कि मेडिसिन किस लिए, लेकिन ये अनएथिकल है। ये काम साइकेट्रिस्ट का है कि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा कि उन्होंने कितनी डोज में लेनी है, कब लेनी है, कब उसको टेपर ऑफ करना है, ये सारी चीज़। सो ये दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस, ये वाली चीज़ आ जाती है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी, जो स्टिग्मा रिलेटेड है कि आपने इन डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, साइकोलॉजिस्ट हो या साइकेट्रिस्ट हो, ठीक है, नहीं जाना, बिकॉज ये पागलों के डॉक्टर हैं। तो अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी या कोई भी और डिसऑर्डर है, तो वो डॉक्टर के पास इस वजह से नहीं जाता कि हमें टैग लग जाएगा कि तू पागल हो गया इसलिए पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बेशक वो जनरल फिजिशिस्ट है, ऑब्वियसली आप जाते हैं। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को आपको देखना चाहिए कि आपकी जब तक मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं होगी। तो उसके लिए अगर आपको एक चीज़ जो आप नहीं हल कर पा रहे, तो आप किसी से उसके बारे में राय ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आप इन दोनों में से जिसको बेहतर समझते हैं आप कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर हमने ये सुना भी होगा और आज का हमारा टॉपिक भी है कि डिप्रेशन। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप डिप्रेशन को डिफाइन कर दें कि एक्चुअल में डिप्रेशन है क्या। ठीक है, मैं आपको एक
पूरा तरीका जो मतलब डिप्रेशन में जिस तरह से लोग इन्वॉल्व होते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिसके बाद डायग्नोज करते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। सबसे पहली चीज़ कि आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, आप डिप्रेस फील करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होता है यू लॉस इंटरेस्ट इन दैट एक्टिविटीज, दिस इज द सेकंड मेन रीज़न। अगर ये दो चीज़ें लगातार 14 दिन तक हो रही हैं दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, तब आप डायग्नोज करते हैं। अगर ये 14 दिन में अगर हफ्ते में 1-2 बार हो रही है दिस इज़ नॉर्मल, लेकिन हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा शायद डिप्रेशन को लेकर उनका कंसर्न है तो वो फौरन से पहले डायग्नोसिस दे देते हैं कि डिप्रेशन। और अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या बहुत कम भूख लग रही है, नींद का बहुत ज़्यादा आना, कम आना, वेट का बहुत ज़्यादा हो जाना, गिर जाना, ये सारी चीज़ें जो है ये डिप्रेशन की अलामत हैं जिनको देखते हुए ही फिर जाके आपको डिप्रेशन जो है वो डायग्नोज किया जाता है। अदरवाइज इसके अलावा 2 चीज़ें हैं, एक होता है कि डिप्रेशन होता है और पास्ट होता है। जो डिप्रेशन के मरीज़ हमारे पास आते हैं वो डिप्रेशन के मरीज़ हमेशा अपने पास्ट के अंदर रहते हैं, वो ना प्रेजेंट के बारे में सोच सकते हैं ना फ्यूचर के बारे में, मतलब पिछली किसी परेशानी में वो मुब्तला रहते हैं। जी बिल्कुल। और उनका यही कंसर्न होता है वो अपने प्रेजेंट जो उनकी वर्किंग होती है वो उनके माजी की वजह से अफेक्ट होती है। सो दिस इज द मेन आप हॉलमार्क फीचर कह लें कि जो डिप्रेशन का है, जिससे आप बता सकते हैं कि इस बंदे को डिप्रेशन। अब डिप्रेशन सिर्फ एक खाली डिप्रेशन ही है, डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। ऑब्वियसली जब बंदा वो सिम्टम्स शो करेगा तो उसको तब डायग्नोसिस दी जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है जो हमारे पास आ जाती है कि केमिकल डिप्रेशन। केमिकल डिप्रेशन इज अ काइंड ऑफ अ स्फीयर डिप्रेशन जिसमें आपको मेडिकेशन भी चाहिए होती है, आपको साइकोथेरेपी भी चाहिए होती है। साइकोथेरेपी इज बेसिकली अ काउंसलिंग, उसमें आप साइकोलॉजिस्ट से भी कंसर्न करते हैं और साइकेट्रिस्ट से भी कंसर्न करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को देख के फिर हम जो है वो डिप्रेशन डायग्नोज करते हैं। अच्छा, इसमें एक और टर्म भी यूज होती है एंजाइटी जी। तो क्या डिप्रेशन और एंजाइटी एक ही चीज़ है या दोनों की ये एक दूसरे की जिद हैं कुछ? So these are two basically different things. They are on two different extreme poles. ठीक है? Depression is all about your past and anxiety is all about your future. ठीक है? जो एंजाइटी का पेशेंट होगा ना उसको ये होगा कि वो आपको बार बार ये कहेगा कि मेरी आइंदा आने वाली जिंदगी में क्या होगा, मेरे साथ आगे क्या होगा। ठीक है। पास्ट वाला वो अपने माजी में रहकर अपने प्रेजेंट को खराब कर रहा होगा और जो एंजाइटी वाला है वो फ्यूचर में रहकर अपने प्रेजेंट को खराब कर रहा होगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, आपने कहा कि जो डिप्रेशन में शख्स होता है एक 14 डेज एक पीरियड आ गया, हमारा जिस्म भी जो है वो कोई नई अगर कोई उसमें चेंजिंग आना चाह रही है या फिर हम कोई मेडिसिन भी खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। मैं एक डाइटिंग की मिसाल लेता हूँ, कोई डाइट पे कर रहे हैं तो 28 दिन या कुछ मखसूस अरसा होता है जिसके बाद वो तब्दीली आना रोनुमा होती है। तो क्या हमारी फिजिकल जो चेंज हो रहा होता है तो वो डिप्रेशन की वजह है? बिल्कुल। आपका गट सिस्टम और आपका माइंड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपकी गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो खुराक इनटेक कर रहे हैं बेसिकली वो आपके माइंड को नर्चर करेगी, आपको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करिए। अब जैसे आप देखें कि आप बहुत ज़्यादा किसी काम में एनर्जी लगा रहे हैं, अक्सर लोग जब उनको भूख लगती है तो उनका दिमाग काम करना छोड़ देता है, वो गुस्से में आ जाते हैं। उनको जब तक खाना नहीं मिलता तब तक उनको एनर्जी फील ही नहीं होती, वो कुछ सोच भी नहीं सकते। सो बेसिकली आपकी गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होगी और वाइस वर्सा, ये साइमल्टेनियसली काम करें। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। सो ये दोनों चीज़ें एक साथ काम करती है बिकॉज हमारे ब्रेन में अल्लाह ताला ने इस तरह का सिस्टम रखा हुआ है कि डिफरेंट अलार्म सेंटर्स हैं। कोई भी चीज़ होती है, जैसे आपको कोई चीज़ गर्म महसूस हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर सेंसर्स हैं, वो उस चीज़ को सेंस कर लेते हैं कि भाई हाथ पीछे कर ले। इसी तरह से अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो लोगों को अक्सर आप लोग देखेंगे कि जिन लोगों को बुखार भी होते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनकी जो स्टमक इश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये भी चीज़ देखी जाती है कि जिन लोगों को स्टमक इशू उनको डिप्रेशन भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। अच्छा, जो लोग शॉर्ट टेम्पर का शिकार होते हैं अक्सर जो है वो थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ जाना और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, तो क्या वो भी डिप्रेशन का कोई थोड़ा है? तो शॉर्ट टेम्पर्ड वाली जो चीज़ आपने कही ना, दिस इज समथिंग जो आप इनहेरिट भी करते हैं। ठीक है, आपके खानदान में अगर विरासत में गुस्सा है तो आपने उस चीज़ को कैरी किया और उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे खानदानी चीज़ है। हाँ, और एक और चीज़ भी हो सकती है कि आपने जैसे कहा कि डिप्रेशन की वजह से आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, तो बिल्कुल यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज जब आपको डिप्रेशन होता है ना
तो यू लूज योर माइंड। आपके Okay. दिमाग में हर टाइम चीज़ें चल रही हैं, आप परेशान हैं, आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे। और ये वाली चीज़ मर्दों में थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज मर्द जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर वो करेंगे भी तो वो कहेंगे कि मर्द का बच्चा बन, ठीक है, तो वो मर्द का बच्चा बनने के लिए भी बहुत वो जरूरी थोड़ा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आ जाते हैं कि भाई मैं अपनी इमोशनल फीलिंग्स को, मर्द अगर आपको कहीं आप रोता हुआ देख लें, छोटे से बच्चे को भी हमने इस तरह से ट्रेन किया हुआ है, बच्ची रो रही है तो उसको सब प्यार करें, हक करें, लेकिन अगर बच्चा रो रहा हो तो लड़का होकर रो रहा है, लड़के तो नहीं रोते, क्यों नहीं रोते? तो ये स्टिग्मेटाइजेशन, स्टीरियोटाइपिक थिंकिंग जो है हमने खुद से इन्वॉल्व की। फिर अगर उस सिचुएशन में अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो तो वो क्या करे? मैं शॉर्ट टेम्पर्ड होने को जस्टिफाई नहीं करी, लेकिन मैं उसका एक रीजन बता रही हूँ कि दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन, जो कि शुरू से उसे शुरू से ही बता दिया गया कि यार तुमने मतलब बिल्कुल, क्या हो गया है, बिल्कुल। हौसला करो। और आप इसी तरह से देखिए, अगर मियाँ बीवी का भी रिलेशनशिप है तो माँ भी अपने शौहर पे डायरेक्टली गुस्सा नहीं निकाल सकती, वो बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालती ऐसे है। सो हम क्या करते हैं, हमेशा सेफर टारगेट के ऊपर अपना जो गुस्सा है वो निकालते हैं। बीइंग अ टीचर, मैं अब यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर जॉब करी, अब मेरा घर से मूड खराब है, मुझे पता है कि अब मैं घर वालों को तो नहीं कुछ बच्चों को So, खींच के रखना है आपने। जी, बच्चे मेरा टारगेट है और बच्चे सामने बैठे हैं, मुझे पता है आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अदब में मुझे सुनेंगे ही, सुनेंगे सर झुका के, और वो चीज़ मुझे भी सेटिस्फाई करी होगी कि मुझे सुनने वाला है। सो आप अपने इमोशनल कैथारसिस इसी तरह से करते हैं। सो शॉर्ट टेम्पर्ड एक इनहेरिटेंस वाली चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर आपका पहले उस तरह का रवैया नहीं है, कोई प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, तो दिस इज समथिंग दैट इज प्रॉब्लमैटिक। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा कि मर्द जो है वो नहीं रोता, और ये वाकई मर्द नहीं रोता? क्यों नहीं रो सकते? अल्लाह ताला ने औरत मर्द दोनों को फीलिंग्स दी हैं, इमोशंस, लेकिन मर्द को हमेशा अक्सर खामोश देखा गया है। सो अगर मुझे आजकल लगता है कि जितना हम लोग जनरेशन हमारी अवेयर हो गई और वो सारी चीज़ें, जैसे लड़कों के लिए कि वो पिंक कपड़े या पिंक टी शर्ट या पिंक रूम डिज़ाइन नहीं करा सकते, उनके लिए एक ब्लू कलर है जो कि वो उनके जेंडर को जाहिर करता है। आप लोग अक्सर देखेंगे जेंडर रिवील में पिंक इज़ अ गर्ल और ब्लू इज़ अ बेबी बॉय। सो ये वाली चीज़ें हमने खुद से अपने दिमाग में हर एक चीज़ के स्टैंडर्ड्स और वो सारी चीज़ें सेट की। अगर मर्द परेशान है और वो आके रोता है और वो चीज़ डिस्कस करता है, बिकॉज अगर उसका उस तरह से इमोशनल कैथारसिस हो जाता है तो इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप जितना चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं, और मर्द के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बेशक अल्लाह ताला ने मर्द को स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन हर एक इंसान की जब्त की एक लिमिट होती है कि वो उस लिमिट तक उस चीज़ को जब्त कर सकता है। अगर वो रो लेता है या उसको एक्सप्रेस कर देता है थोड़े से दुखी अंदाज में, तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉर्मल। जनाजे किसने उठाने हैं? मर्द ने। कफन दफन का काम किसने करना है? मर्द का। कफील कौन है? मर्द है, ठीक है। अल्लाह ताला ने मर्द की कमाई में बरकत रखी है, औरत की कमाई में बरकत नहीं उस तरह से। सो आप देखें कि अगर वो इतनी सब चीज़ें कर रहा है और अगर उसने 2 आंसू बहा दिए हैं और उस पर आप लोग 2-3 लोग उंगलियां उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत चीज़ है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। आई डोंट नो कि इस पर क्या रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। मर्द रो सकता है, बिल्कुल रो सकता है। अच्छा, ये भी तो सिचुएशन देखे ना कि एक मर्द रोता कब है, मतलब जब वो बहुत ज़्यादा परेशानी बर्दाश्त कर करके जब उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है, तो वो भी इंसान है, उसे भी तो कोई कंधा चाहिए ना जहाँ पर उसने अपने ये सारे अंदर की चीज़ों को निकालना है बाहर, और फिर जाकर उसे जब कोई नहीं भी मिल पाता तो शायद अकेले में, वो है ना कि घर में सर दर्द का बहाना बनाकर हम तेरी हाथ में रोते हैं अक्सर, तो शायद वो इस तरह कोई कोना ढूंढ कर रोता हो, क्योंकि उसने अपना भी तो वो निकालना है। अच्छा निम्रा, अक्सर हमने देखा होगा कि आपने भी माशरे में आपके पास केसेस भी कुछ ऐसे आए होंगे कि एक शादीशुदा जोड़ा है, 4 बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बीवी ये क्लेम कर रही होती है कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला या मुझे प्यार नहीं मिल रहा, हालांकि मैरिड हैं, 4 बच्चे भी हो गए। तो उसको आप कैसे देखती हैं? क्या वो भी नफ्सियाती इशू है? देखिए, सेक्सुअल इंटीमेसी इज नॉट अ प्यार, दिस इज अ फीलिंग और इमोशन जो उस टाइम उस चीज की डिमांड है। और बेसिकली अल्लाह ताला ने निकाह में बांधा भी इसी वजह से है, ठीक है। आपका प्यार पूरी जिंदगी नहीं रहता, प्यार फेड्स अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। द लॉन्ग लास्टिंग थिंग इज रिस्पेक्ट, जो कि रिलेशनशिप में हमेशा रहती है। और वैसे भी कहा जाता है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बिल्कुल। अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आप औरत यही क्लेम करेगी सिर्फ बॉडी शेयर कर रहे हैं, उसके अलावा सिर्फ बॉडी शेयर करें बिकॉज वो जरूरत है और वो सारी चीजें, और एक इस सोच के साथ कि अगर हम उससे दूर हो गए
और अगर हमारा ये वाला रिलेशनशिप ना रहा, हमारी उस तरह की इंटीमेसी ना रही, तो ये रिलेशनशिप आगे चल नहीं पाएगा, इससे चीज़ें बेहतर हो सकती। और बहुत सारी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती हैं दिस इज द मेन रीजन कि जो आपको एक दूसरे के करीब लाते हैं आपकी वो उन सब चीज़ों, बिकॉज आप एक बॉडी शेयर करें, मर्द मियाँ बीवी दूसरे का लिबास होता है। लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा आपकी फीलिंग्स की, आपकी इमोशंस की, आपकी इमोशनल नीड्स की, तो ऑब्वियसली वो औरत यही कहेगी या मर्द यही कहेगा कि भाई वो प्यार एग्जिस्ट नहीं करता। सो रिस्पेक्ट इज द मेन थिंग जो कि आपके रिलेशनशिप को नर्चर करती है। अच्छा, इसमें निम्रा ऐसा भी नहीं है कि जब आप इंतखाब कर रहे होते हैं तो तब आप बाज़ औक़ात ऐसे लोगों का भी इंतखाब कर जाते हैं कि जो आपको फिजिकली अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे होते, और उसके बावजूद जब आप उनके निकाह में आ जाएं या फिर उनके साथ रिलेशन हो जाए और जुड़े रहने की ज़िद और फिर निभाना है, लाज रखनी है, तो क्या वो ज़िंदगियों को तबाह नहीं करता? बिल्कुल ये चीज़ करती है, बिकॉज आई थिंक अपेरेंसेस आर डिसेप्टिव। आपके अपेरेंस धोखा है। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में शायद अपेरेंसेस की वजह से आ जाते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी, रहन सहन, बात करने का तरीका, उन सब चीज़ों को नहीं देखते। चूजिंग अ लाइफ पार्टनर आपने पूरी ज़िंदगी के लिए इंतखाब करना है, और लड़की को ये कहा जाता है कि अब यहाँ से जा रही है, उसी घर से तुम्हारा जनाजा उठेगा। बेशक आपके पेरेंट्स जितनी मर्जी लिबरल हो, और ये वो डाइवोर्स को एक्सेप्ट करना या सेपरेशन को एक्सेप्ट करना लड़की के लिए भी मुश्किल है। और वैसे भी एक ही वो चीज़ है कि आपने एक इमोशनल अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपनी फीलिंग्स को आपने वहाँ पर लगाया है, और इमोशनल अटैचमेंट इज़ नॉट अ जोक, जिसको आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और वो सारी चीज़, लेकिन ये चीज़ें बाद में डिसाइड, ऑब्वियसली फिजिकल रिलेशनशिप बाद में ही डिसाइड करेगा कि भाई आप लोगों ने रिलेशनशिप में आना है कि नहीं, वेदर यू आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर और नहीं। पहले वाली चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। अब उन पुरानी वाली चीज़ों को अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे, बिकॉज मैसेजेस पे जो बात हो रही है और जब आपने रियलिटी में जाके रहना है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैसेजेस पर आपको आसमान से तारे भी बिल्कुल आपको आसमान से सितारे भी तोड़ के ला के दिए जाएंगे। जब शादी हो गई तो दो फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, इधर से भी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आपने दोनों को फुलफिल करना है, और तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बिकॉज तब आपके फाइनेंसेस डिस्कस नहीं हुए होते, आपकी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से वो जो है वो नहीं हुई होती। और एक ह्यूमन नेचर है, जब वो किसी चीज़ को पा लेता है तो उसकी कदर वैसे ही कम होती है, बेशक वो कोई गाड़ी हो, मोबाइल फोन हो, या कोई इंसान हो। डिजायर्स बढ़ती रहती है, वो किसी और की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, कुछ भी आप कह सकते हैं। और अगर मर्द किसी और औरत की तरफ डिस्ट्रैक्ट होता है शादीशुदा होने के बावजूद, सो इसमें एक जो रोल है वो औरत का, मैं कहूँगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज उसको वहाँ से वो प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा। औरत का सजना संवरना, जीनत, कुरान में ये बात है कि वो सिर्फ अपने मर्द के लिए होनी चाहिए। औरत बाकी शादी में जाने के लिए 10 लोगों को दिखाने के लिए तो तैयार हो जाए, लेकिन जब हस्बैंड ऑफिस से वापस आ रहा है, वो ही किचन में काम कर रही है, आई नो कि बहुत सारी लड़ाई झगड़े, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, तो वहां पर भी आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि अगर वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक क्लिक के ऊपर आपको 10 लड़कियां तैयार सजरी भी नजर आएंगी, ठीक है। तो अगर वो उसके हाथ में मोबाइल फोन भी है, बाहर जिस ऑफिस में वो काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेटिंग में, वहां पर भी वो लोगों को देख रहा है, वहाँ पे भी वो रिलेशनशिप को आइडियलाइज कर रहा है, और जब वो अपने रिलेशनशिप को उनके साथ कंपैरिजन करे, और स्पेशली अपनी बीवी को उनके साथ कंपैरिजन करे, बिकॉज ये कहा जाता है मर्दों को हमेशा दूसरों के लिए। तो ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन ये बात है कि अगर वो कंपैरिजन करे तो फिर उसको वो वाली चीज़ अट्रैक्ट करेगी, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट होंगे ही होंगे। तो इसमें आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें औरत की तरफ भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैं दोनों जेंडर्स को, लेकिन मैं अभी यहाँ पर खास तौर पे मर्दों की बात हो रही थी तो मैंने मर्दों को पॉइंट आउट। अगर मर्द प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे रहा, वो उसकी नीड्स का उसकी केयर नहीं कर रहा, इमोशनल चीज़, बिकॉज अल्लाह ताला ने औरत को थोड़ा सा सिनफी नाजुक है और इमोशनली थोड़ा सा वीक बनाया, और वो इमोशनली डिपेंड भी करती है इन सब चीज़ों पर, दूसरे के ऊपर और मर्दों के ऊपर। और अगर उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही और वो कंपैरिजन कर रही है अपनी फ्रेंड के हस्बैंड से कि उन दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत आइडियल है, और मेरा हस्बैंड वो तो मुझे टाइम ही नहीं देता, और वो सारी चीज़ें, और औरतें यकीनन डिस्कस करती हैं 3-4 लोगों के साथ, और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है, तो फिर आप औरत के हाथ में भी मोबाइल है, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि हस्बैंड होने के बावजूद वो उनकी फाइनेंशियल नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा नहीं करे, वो डिफरेंट ऐप्स पे अपनी जिस्म फरोशी करके पैसे अर्न करें, और फैमिली को खबर ही नहीं, बिकॉज फैमिली इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, और वो सारी या फिर अपने अपने मामलात में। अच्छा, यहाँ पर मैं एक नुक्ता उठाना चाहूँगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ रहे हों या फिर क्वेश्चन करना चाह रहे हों,
तो कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिल रहा हो जिस पर वो ना कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब डाइवोर्स होती है तो ज़्यादातर कसूरवार मर्द को ठहराया जाता है। उसमें औरत भी कसूरवार हो सकती है, बल्कि मैंने जो केसेस देखे उसमें 70% मैंने ख़वातीन को ही कसूरवार देखा, लेकिन उन केसेस में भी मर्द को ज़िम्मेदार बनाया जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो जब बदतमीज़ी पे उतर आती हैं, जब ज़बान दराज़ी पे उतर आती हैं, मर्द के आगे से जवाब, और मर्द को मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ नापसंद है, तो मर्द के आगे से जवाब देती रहती हैं और फिर दूसरों के सामने मासूम बन जाना या फिर दूसरों के सामने ऐसा बिहेव करना कि वो तो बहुत ज़्यादा मज़लूम है, उन पर जुल्म ढाया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, यहाँ पर आपकी पेरेंटिंग, आपकी तरबियत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके मदर फादर का किस तरह का रिलेशनशिप था, ऑब्वियसली आप वही जाकर डिपिक्ट करेंगे। आप किस तरह से खाते हैं, आप किस तरह से उठते बैठते हैं, लोग उसी चीज़ को डिफाइन करते हैं कि इस लड़की की तरबियत बहुत अच्छी हुई है, ये अच्छे ख़ानदान की है। तो ये वाली चीज़ आप, बिकॉज आपने बचपन से अपने पेरेंट्स को देखा है कि वो किस तरह से लड़ते हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान में कॉमनली रिवाज है, यहाँ पर बच्चों के सामने अदालत लगाई जाती है और बच्चे वकील का रोल प्ले करते हैं कि उन्होंने बाप का साथ देना है या माँ का साथ देना है। यहाँ पर एक ही घर में दो दीवारें कायम कर दी जाती हैं, दो बच्चे माँ की तरफ होते हैं और एक बच्चा बाप की तरफ होता है। तो यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्वियसली अगर वो उस तरह की पेरेंटिंग के साथ या उस तरह के माहौल से गई हैं और उन्होंने वो सारी चीज़ें होते देखी हैं कि घर में अदालत लगी है और माँ बाप एक सब सामने बैठ गए, क्योंकि ये वाले मामलात आपके कमरे में ही होने चाहिए। जैसे ही तीसरा बंदा इन्वॉल्व होगा तो रिलेशनशिप खराब होगा। ये बात हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। और अगर वो 3 लोगों के और बच्चे उसमें वकील होंगे और वो सारी चीज़, तो अपने घर जाके भी वो वही चीज़ प्रैक्टिस करें, बिकॉज बच्चे वही चीज़ देखते हैं और सीखते भी वही हैं और वही अपने साथ लेकर जाएंगे। उन्होंने अपनी माँ को देखा। जैसे अब रिश्ता देखने जाएं तो वो पहली चीज़ यही कहते हैं कि ये देखें कि माँ का सलीका कैसा है, माँ का उठना बैठना कैसे है, उससे वो जज करते हैं कि घर की औरत को कितनी इज्जत दी जाती है, वहाँ पर अब जो है वो रिश्ता करते। तो ये वाली एक चीज़ तब हो सकती है कि अगर वो तू तड़ाक कर रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिकॉज उनकी पेरेंटिंग वहाँ पर इसी तरह से। लेकिन शादी से पहले या शादी के पहले दिन इस चीज़ को डिस्कस कर लेना चाहिए कि भाई मेरे हस्बैंड की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कि जब मुझे गुस्सा आए तो वो किस तरह से बिहेव करें और जब उनको गुस्सा आए तो मैं किस तरह से बिहेव करूं। ये वाली चीज़ आई थिंक सो अभी आपको बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है कि ये चीज़ डिस्कस करने वाली है, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट है। कॉम्प्रोमाइज़ का होना ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज़ का होना ज़रूरी है और यकीनन मर्द के ऊपर ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब डाइवोर्स होती है। आखिर फिर रगड़ा मर्द ही जाता है, बिकॉज वुमेन कार्ड जो है वो यहाँ पर खेला जाता है, क्योंकि औरत के कॉम्प्रोमाइजेस को हमेशा से हाईलाइट किया गया और मर्द के कॉम्प्रोमाइजेस वो करता है, लेकिन वो साइलेंट कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। औरत 10 लोगों को बता रही है, मर्द शायद एक आध किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहा हो और वो सारी चीज़, और उसको भी वो गवाह नहीं बना सकता। तो यहाँ पर ये बात आपने बिल्कुल सच की है कि हमेशा मर्द के कंधे पर वो, बिकॉज कफील भी वो है, सारी चीज़ें भी वो करे, खर्चे की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, सारी चीज़ें हैं, तो वो मर्द के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि नहीं मर्द अच्छा नहीं था इस वजह से तलाक हो गई। मैंने आज तक बहुत कम ये लोगों को दुआ देते हुए सुना है कि वो कहते हैं अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, वाई नॉट बेटों के। अब बेटों की जिक्र ही नहीं किया जाता। बेटे भी तो अपने नसीब में बुरी औरत लिखवा के ला सकते हैं, लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ हमेशा औरत के नसीब में बुरा मारता है। तो मुझे इस बात पे हमेशा इख्तिलाफ भी रहा है और मैं कहती भी हूँ कि जिससे आपकी शादी हो रही है ना, आप मुझे तो दुआ दे रहे हैं, लेकिन उसको भी दुआ दें कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वक्त ना आ जाए जिस टाइम मेरे में कुछ चुड़ेगी या कोई इस तरह की चीजें कि मैं बुरी बन जाऊँ। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, ये सही बात, ठीक है, बुराई हर जगह पर है और अब हर इंसान बुराई लेकर पैदा नहीं होता, उसको सिखाई जाती है कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है। पुप्पो का रिलेशनशिप एक विलन का किरदार अदा करता है, पुप्पो हमेशा घर में लड़ाइयाँ डलवाएं। तो वो ही वाली चीज़ है कि हमने हमेशा से वुमेन को एज भी दिया है, शायद कुरान और सुन्नत की हदीस में तो नहीं, उस तरह से तो हम हकूक नहीं दे पाते, लेकिन ऑन दी अदर साइड हमने बहुत सारी जगहों पर वुमेन कार्ड, अब जैसे बिल जमा कराना होता है, मर्दों की लंबी लाइन बेचारा 2 में भी खड़े होते हैं। फिर देखिए उनका ज़र्फ देखें, अगर वो बैठे भी हैं तो कोई औरत आगे तो खड़े हो जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते, ठीक है। और एक औरत आगे उसको बिल पकड़ा दी कि भाई जाओ तुम जल्दी जमा, उन्होंने भी तो काम करने होंगे, उनकी भी तो 100 जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन वो लड़की को भेजे जाते तुम लाइन में से निकल के जाओ ना, तुम जाओगी जल्दी जो है वो बिल जमा हो जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती। देखिए ना यार, मर्द ने भी रोना है, उसने भी अपने दुख किसी ना किसी को सुनाने हैं, तो उसको कोई जगह देना,
उसको कोई स्पेस दे, उसके लिए भी कोई मुकाम होना चाहिए, उसके लिए भी कोई वैसी दुआ होनी चाहिए। वो नहीं, ये नहीं कि कमाने पे लगा है तो बेचारा लगा ही है, दिन रात लगा ही हुआ है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि वो अपने घर बार चलाने के लिए या अपना रिस्क पूरा करने के लिए दिन में पता नहीं कितनी बार झूठ भी बोलता होगा, वो गुनाह भी करता होगा, कई किस्म के जो चाहते न चाहते हुए भी उससे सरजद होते होंगे, लेकिन उसके बावजूद उसका ख्याल खास तौर पर नहीं रखा जाता। दोनों ही जो है वो इसमें आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि डिप्रेशन से, चूंकि आपने कहा कि एक मखसूस दौरानिया होता है उसके बाद इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कौन सा तबका ज्यादा शिकार हो सकता है, मर्द या औरत? रिपोर्टेडली रिसर्चर्स के हिसाब से वैसे देखा जाए तो औरतें ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द। शायद रिपोर्ट ज़्यादा किया गया है कि औरतें जो है, और देखा भी यही गया है क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्दों के अंदर थोड़ा सा स्टेमिना ज़्यादा रखा है। औरतें इमोशनली भी, फिज़िकली भी थोड़ी सी वीक होती हैं और उस वजह से उनके अंदर डिप्रेशन का रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मर्द। बाकी और बहुत सारे डिसऑर्डर्स और भी तरह के हैं जिसमें मर्दों के अंदर रेशो ज़्यादा है, औरतों के अंदर कम है। तो ये मैं एक जेंडर रिसर्च की बेस के ऊपर बात कर रही हूँ, यहाँ पर मेरी अपनी कोई पर्सनल बाइसनेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं। नौजवान नस्ल में जो है वो आजकल खा वो लड़का है या लड़की है, वो बहुत डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, उसकी क्या वजूहत हो सकती है? देयर इज़ नॉट अ सिंगल फैक्टर जो कि कॉज करता है डिप्रेशन आजकल के नौजवानों के। आजकल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कॉज कर रहे हैं डिप्रेशन। हर एक चीज़ के अंदर स्टेटस कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हर एक के अंदर कंपटीशन की सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, ठीक है। और आजकल एक पर्सोना का कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते थे, आप होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, बिकॉज आपने अपने उस ग्रुप में अपने आप को वैलिडेट कराना है, नहीं मैं भी उसी चीज़ से। और अगर जो आप अपनी चीज़ दिखा नहीं रही, जो आप है नहीं, ये चीज़ आपको हमेशा परेशान करती रही। ये एक चीज़ जो आजकल के नौजवानों में बहुत ज़्यादा देखी गई है, ये एक फैक्टर। और आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है और फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए इतना कंपटीशन डेवलप कर दिया गया है और इतनी जिम्मेदारियां उन पे लगा दी गई हैं कि भाई पैसा ही हर चीज़। तो उसकी वजह से भी एक जो मेन डिप्रेशन है वो इन्वॉल्व हो गया। दूसरा हमारा सोशल मीडिया, दैट इज वन ऑफ द मेन लीडिंग कॉज, जो कि उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स शिकार है। वेदर वो रिलेशनशिप को लेकर हो, उनके स्टेटस के हिसाब से हो, जॉब्स के हिसाब से हो। जैसे आप अगर लिंक्डइन पे फॉर एग्जांपल जाते हैं, मैं अगर फॉर एग्जांपल अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं बीइंग अ जॉबलेस अनएम्प्लॉयड, मैं अगर लिंक्डइन पर जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ हर एक ने लगाया है कि किसी की किसी जगह पोस्टिंग होगी और किसी की, और मैंने इतना पढ़ा और इतना सब चीज़ें की और मैं अभी तक जॉबलेस हूँ। मैंने लिंक्डइन भी बना लिया लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। मेरी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो गई, ठीक है। जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को देख लिया कि भाई वो तो बैक बेंचर थी और वो तो पढ़ती नहीं थी, वो किसी जगह पर अच्छी पोस्ट पर है, कमा अच्छा रही है, अच्छा मुझसे अच्छा कमा रही है, मैं भी वही काम कर लेती और मैं भी किसी अच्छी जगह पर, मैंने ऐसे इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया। और आजकल एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन होगी कि डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आपके पास स्किल हो या ना हो, डिग्री आपने 4 साल पढ़ा है, आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ में कुछ सिखाने के लिए है ही नहीं। वहाँ पर आपको जो वोकेशनल स्किल्स हैं वो तो सिखाए ही नहीं जाते, सिर्फ आपको वो पीस ऑफ पेपर दे दिया जाता है कि हमने इल्म को, जो तालीम है उसका मकसद ही ख़त्म कर दिया। और एक जो है हमें ये है कि भाई फाइनेंशियल नीड इज़ समथिंग, इमोशनल नीड कुछ नहीं होती। और आजकल के नौजवान बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो, उनको इमोशनल लर्नर्स के तौर पर आजकल वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। जैसे उनको व्हाट्सएप पर अपने आप को वैलिडेट करने के लिए, अपने इमोशंस को वैलिडेट करने के लिए हमें स्टेटस लगाना पड़ता है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी पड़ती है कि 10 लोग पूछेंगे यार तुमने ये स्टेटस लगाया, उदास तो कोई परेशानी चल रही है ज़िंदगी में, बिकॉज उसे पता है मैं ऐसे डिस्कस करूँगा तो वो मुझे आगे से 10 लोग अपनी कहानियाँ सुनाएंगे एग्जैजरेट। तो दिस इज़ द सेफर साइड कि मैं कर भी लूँगा और मुझे हमदर्दी भी मिल जाएगी। तो ये एक चीज़ है। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी यूथ डिप्रेशन का शिकार हो रही है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। मोहब्बत में नाकामी है। अच्छा, मोहब्बत में नाकामी का आपने जिक्र किया और मेरा ख्याल है कि आज के दौर में 2025 के अंदर ये मसला सबसे बड़ा है जी। और पहले होता था कि कहीं 18-20 साल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर ये मामला शुरू हुए थे और आजकल तो स्कूल्स में शुरू हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में सोशल मीडिया ने, आपने सही कहा कि ऐसा एक वबाल हमारे लिए है कि छोटे छोटे बच्चे इसमें मुब्तला हो गए। तो इससे कैसे निकला जा सकता है और ये कैसे कैसे परेशान करता है? देखिए, मोहब्बत में नाकामी और स्कूल में आजकल बच्चों के अफेयर चल रहे हैं और हम अगर अपनी जनरेशन को आजकल के बच्चों के साथ कंपैरिजन उनका करें, ऑल्दो हम इतने बूढ़े नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारे दौर में भी बुरे हैं। हाँ थोड़े थोड़े
लेकिन ये था कि अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे हाथ में मोबाइल फोन और ये चीज़ें हमें नहीं पता होती थी कि क्या है। आजकल बच्चों को छोटी उम्र में मोबाइल दे दिया गया और आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया। और एक और चीज़ कि अगर हम सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को लगता है आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, ठीक है, आप ऑनलाइन अर्निंग करें, आपकी असाइनमेंट्स, क्विजेस, आपकी डायरीज, हर चीज़ अब ऑब्वियसली टैब्स पर है। अब किताबों का दौर भी नहीं रहा, ठीक है, आप लोग बुक्स हाथ में पकड़ के नहीं, अब उधर डाउनलोड कर ली, पढ़ ली और वो सारी चीज़। तो जब ये सारी चीज़ें आ गई और उसकी वजह से एक टैग लग गया कि आजकल की जनरेशन के हाथ में मोबाइल आ गया, इस मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया। यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि हमारे दौर से पहले जिन लोगों को अब आके मोबाइल मिला है, हम तो बचपन से मोबाइल के साथ ही पैदा हुए हैं, लेकिन जब से उनको आके मिला है, उन्होंने जब उनको इन चीज़ों की एक्सेस मिली है, उसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हुई, लेकिन जनरेशन बदनाम होती है हमारी कि ये वाली जनरेशन ख़राब। उसके अलावा यहाँ पर आपने बात की कि मोहब्बत की नाकामी, बिकॉज आजकल हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, इतनी सारी चीज़ें। आप अगर एक घर में देखें, जब तक लाइट नहीं जाती तब तक 4 लोग इकट्ठे होकर नहीं बैठ सकते। अगर लाइट आ रही है, वाईफाई चल रहा है, कोई ना कोई किसी की ना कोई एक्टिविटी चल रही है। या कोविड के दिनों में, बिल्कुल बिल्कुल कोविड के दिनों में पहले ये होता था कि फैमिली टाइम होता था, वो टीवी लगा के देख रहे हैं, चाय पिए, स्नैक टाइम पे कोई एक टाइम होता है जहाँ पर फैमिली बैठ के डिस्कस करती थी पूरे दिन। आजकल अगर आप अपने पेरेंट्स से भी बात करें, आप उनको बता रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में ये चल रही है, वो मोबाइल फ़ोन पर ही होंगे, उस तरह से आपको अटेंशन मिल ही नहीं पाती। तो आप चाहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है कि ऑब्वियसली दूसरा जेंडर इसको बहुत अच्छे तरीके से सुन पाएगा और वो, लेकिन हमने रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर ली हैं। एक 25 साल के लड़के से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका 2 करोड़ का बंगला हो, ठीक है, अच्छा उसका ऑफिस हो और वो सारी चीज़ें। हमारे पेरेंट्स ने वो चीज़ें कब अचीव की थी? अब इस उम्र में आके उनको अपने घर मिले हैं, या उनकी प्रॉपर्टी जो पीछे तनाज़े वाली थी अभी आकर अब जाकर कहीं उनको पता चला कि हमारा ये कुछ है। तो आप ये देखिए कि हम लड़कियों ने भी कितनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली हैं और हमारे पेरेंट्स की तरफ से वो चीज़ बेसिकली हमने इनहेरिट की। तो इसकी वजह से आजकल के रिलेशनशिप्स इमोशंस, फीलिंग्स और ट्रस्ट और केयर के ऊपर नहीं है, वो फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मोहब्बत में नाकामी की बहुत सारी रीज़न रोज़ाना की बेसिस पे, या तो हम ज़ात के फ़र्क से नहीं निकले अभी तक। अराई है वो अवानों में नहीं कर सकते, ठीक है, अराइयों में करेंगे, शेख जो है वो अवानों में नहीं करेंगे, ये गुस्से के बहुत तेज़ होते। हमने हर एक के साथ जो है ना वो टैग लगाया हुआ है कि बेसिकली ये ज़ात है और ये है, फिर ही रिश्ता तय जो है वो होगा, अदरवाइज बाकी चीज़ें नहीं होगी। आप मुझे ये बताएं कि माँ बाप ये गारंटी देते हैं जब वो बेटी का रिश्ता करने लगते हैं, बेशक आप जितनी मर्जी, कि वो अपनी बेटी का नसीब लिख के नहीं दे सकते, ठीक है। महलों में जो लड़कियां रहती थी, जो बादशाह की बेटियां थी, उनको डाइवोर्स नहीं हुआ। तो हम लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई कर ली इंस्टेड ऑफ चीज़ों को समझने की बजाय या कंपैरिजन या कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय, बिकॉज हमने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। एंड कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय, आपकी खुशियों को निगल देता है। आप अपने वर्क इन्वायरमेंट में भी अगर 2 लोग बैठ के कंपैरिजन करें ना कि आज उसने ये टारगेट अचीव कर लिया, मैंने नहीं, आपका पूरा दिन खराब होगा। वो नेगेटिव एनर्जी आप इतनी कंज्यूम कर लेते हैं कि आप अपने कई दिन खराब कर देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, आपने सोशल मीडिया का कहा कि सोशल मीडिया से मुख्तलिफ जो है, और ये हकीकत भी है, मुख्तलिफ बुराइयाँ जो हैं वो सोशल मीडिया से फैल रही हैं। आए रोज़ कोई ना कोई किसी ना किसी की वीडियो लीक हो जाती है, तस्वीरें लीक हो जाना, वीडियो लीक हो जाना, और वो फिजिकल रिलेशन, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और बाद में खबर ये आती है जी कि जिसकी वीडियो लीक हुई थी उसने खुदकुशी कर ली, या लड़के ने खुदकुशी कर ली, या कुछ भी ऐसा होता है। तो इसके बारे में क्या कहना? बिल्कुल, सोशल मीडिया उस तरह से सेफ नहीं। आए रोज़ हमें बता रहे होते हैं कि अगर आपने किसी का व्हाट्सएप हैक करना हो तो आप ये वाली चीज़, और वीडियोस आराम से अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें। और हर एक इंसान को डर ही होता है क्योंकि दूसरा मेरा मोबाइल ना ले लो, उसको मेरा कोड ना पता चल रहा है, या कोई इस तरह की चीज़। सोशल मीडिया जहाँ पर एक यूज़फुल चीज़ है, वहाँ पर उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, हम उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, और प्राइवेसी अब वो लीक हो रही है नहीं हो रही। आजकल एआई का दौर है, एआई से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट भी की जा सकती हैं। अब जैसे वो डकी भाई और रूप जो तोई का केस बना था कि उनकी बीवी की जो वीडियोस थी, और बाद में पता चला कि वो मनाहिल मल्क आ गई। फिर मतलब अब तो आए रोज वो एक पैकेज लग गया ना कि डेली किसी ना किसी की वीडियो लीक हो रही है। अब तो ना हो तो थोड़ी बेचैनी हो जाती है कि यार क्या हो गया। लेकिन अब ये देखिए कि उसके पीछे अर्निंग सोर्स भी है, किसी सोच के तहत ये काम किया जा रहा है। बहुत सारी वीडियोस ऐसी लीक हुई जिसमें उन्होंने कहा कि वो ग्राउंड पर आना चाहती थी, वो हिट होना चाहती थी, अपना नाम बनवाना चाहती थी, कुछ स्टंट हो गया। बिल्कुल। तो जो भी कोई काम हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई या तो अर्निंग सोर्स है, या कोई ना कोई रीजन है, या कोई ना कोई चालाकी, क्लेवरनेस इन्वॉल्व है जिसकी वजह से वो बिहेवियर शो किया जा रहा है।
अब बाकी जो है जिनकी लीक हो रही हैं और बाकी वो रियल केसेस हैं, अब जो जिस तकलीफ से वो गुजर रही हैं, अब वो खुदा जानता है या वो जानता है, ठीक है। तो किसी की इज्जत को इस तरह से पामाल करना और कितने लोगों को, और आप आजकल देखें कि अगर किसी चीज़ को आपने हिट करना है तो उसके नीचे आप बस कोई गंदी सी वो लाइन या वो ट्रिगर चला दें तो वो चीज़ हिट हो जाएगी। अब अंदर कुछ होता नहीं। अब जैसे आम तातील का ऐलान हो गया, ठीक है, अब वो तातील पता नहीं कब होनी है या क्या सारी चीज, लेकिन ऐलान हो गया और फौरन से आप क्लिक करेंगे। उन्होंने अपने व्यूज लेने के लिए ये सारी चीजें और ये स्ट्रैटेजीज और हम जज्बात से खिला जाए। अच्छा, यहाँ सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ऐसी वीडियोस या तस्वीरें, अब देखिए एक लड़का और लड़की रिलेशन में है, अब लड़की जो है वो उसके इसरार पर मोहब्बत में आकर, इश्क में आकर, या उस वक्त ऐसा समझ लें कि वो जज्बात में इस कदर अंधी होती है, या लड़का जज्बात में इस कदर अंधा होता है कि वो उसको अपनी तस्वीरें भेज रहा है वरना वो उसको अपनी तस्वीरें भेज रही है, वरना कल को लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के बाद वो लीक होना शुरू हो जाती हैं सोशल मीडिया पर या दोस्तों में। तो क्या ये जो मामलात हैं ये डिप्रेशन से उत्कर्षी की तरफ नहीं ले जाते? बिल्कुल ले जाते, बिल्कुल लेकर जाते हैं। इसमें एज फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जो चढ़ती जवानी होती है ना, उसमें आपके हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तब आपको फिर अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। अब जैसे मर्दों में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रेशन या उनकी हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से उनकी एक नीड डिज़ायर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से लड़कियों के अंदर भी ये चीज़ है, ये एक चीज़ है जो उनको लगा सकती। या एक और चीज़ कि आप इतने डेस्परेट रिलेशनशिप उस वजह से बनाते हो जब आपको घर से वो मोहब्बत नहीं मिल रही होती, लेकिन बाहर से वो मोहब्बत मिल रही होती है, आपको सुनने वाला होता है। बिल्कुल ठीक है, आप जो सुनना चाहते हैं, आप देखिए आप फ्रेंड्स उन्हीं लोगों को बनाते हैं जो बात आप कर रहे हैं वो उसको आगे से वैलिडेट करें और वही जवाब दें जो आप सुनना चाहते हैं। वहां पर आपके वो फ्रेंड्स कभी भी नहीं बनेंगे जो आपसे हमेशा इख्तलाफ करेंगे, वो आपके हमेशा दुश्मन हों। तो हम फ्रेंडशिप्स भी वहीं बनाते हैं जहाँ पर हमें कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है, हमारा इमोशनल कैथारसिस हो रहा है, जहाँ पर हम जाके वेंट आउट कर सके। तो ऑब्वियसली जब आपको वहाँ से वो रिस्पेक्ट और वो सारी चीज़ें मिल रही होंगी, फिर आपको लगता है शायद अगर मैं अपनी पिक्चर्स ये सारी चीज़ें भेज दूँगी, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये ट्रस्टेड बंदा है, उसने मेरा ट्रस्ट गेन कर लिया, इतने वो हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ रहा और वो सारी चीज़ें। और आप देखें कि औरत की मोहब्बत का जो रास्ता होता है वो उसके कान होते हैं और मर्द की मोहब्बत का रास्ता उसका पेट होता है। तो औरत से अगर आप 3-4 प्यार की और मोहब्बत की बातें कर लेंगे वो फौरन से फिसल जाती है, ठीक है। अब इसमें एज का मैंने आपने कहा मर्द का रास्ता पेट होता है, उसे अच्छा खाना खिला दें तो वो गुड, अच्छा तो वो हमेशा। लेकिन ये तो है ना कि मोहब्बत जो मर्द है वो हुस्न उसकी कमजोरी है, बिल्कुल। तो आप हुस्न से भी तो मुतासिर होकर मोहब्बत, जैसे वो जो कवि खान वाला केस मौलाना जो है उनका वो जो केस चला था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब यही बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मर्द हमेशा हुस्न परस्त होता है और खुदा को भी जो है ना वो हुस्न बहुत ज़्यादा पसंद है और वो वाली सारी चीज़ें। तो बिल्कुल मर्द जो है हुस्न, और अब मुझे लगता है कि एज जो है ना, मर्द के हिसाब से बात नहीं करी, वैसे मैं दोनों जेंडर्स के हिसाब से बात करी हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज जहाँ पर आपके हार्मोन्स पीक पर होते हैं और वो सारी चीज़ें, तब आपको इन चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। और आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, आप किन लोगों में उठते बैठते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो औरतें बहुत ज़्यादा बॉसी एटीट्यूड की होती हैं, लेडी एटीट्यूड और कॉर्पोरेट सेटिंग्स के अंदर काम करती हैं, उनके अंदर ये वाली चीज़ नहीं होती। वो कहती हैं कि हमने बहुत सारे मर्दों में उठ बैठ के देख लिया, हमें पता है कि सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर, और वो जो लड़कियाँ जो घर में रहने वाली है, वो सारी चीज़ें, उन लड़कियों के अंदर मैंने ये केसेस ज़्यादा देखे हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो जिनका एक्सपीरियंस लोगों के साथ या जो बहुत ज़्यादा लोगों में उठती बैठती हैं, लोगों की जान पहचान है उनके साथ। तो ये एक चीज़ है जो कि डिफरेंस क्रिएट करती है। और बाकी उसके बाद डिप्रेशन के तरफ चली जाती हैं। आप देखें कि अगर आपने अपनी जिस्म का मतलब पूरी आपने अपनी वीडियोस और वो सारी चीज़ें भेजनी, तो आप मुझे ये बताएं, और आपने उसको अपना हमसफ़र समझकर और उसको अपने हस्बैंड के सांचे में ढाल कर भेजी, हालांकि वो वक्ती एक शॉर्ट टर्म रिलेशन होता है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन तो होता नहीं है, बिल्कुल, कि आप उसको ट्रस्ट भी कर लें। और मेरा ख्याल है कि ज्यादातर केसेस यूनिवर्सिटीज में आकर, कॉलेजेस में आकर होते हैं कि आप क्लास फेलोज के साथ इतना अटैच हो जाते हैं, या फिर कोई अच्छा समटाइम रॉन्ग नंबर भी जो है वो इस चीज को बड़ा
हाँ। कर लेते हैं और वो पता नहीं रॉन्ग नंबर कैसे मोहब्बत में तब्दील हो जाते हैं, और मोहब्बत में तब्दील होने के बाद ये सारी चीजें भी सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। बिकॉज हम लोगों ने आजकल देखे ना कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर वो फ्रेंड्स बने और उसके बाद शादी की तरफ चले गए, तो उनको शायद वो वाली चीज़ उनके जहन में होती है कि नहीं उनका हो गया ना तो हमारे लिए भी अल्लाह ताला रास्ते बना देगा, हमारा भी हो जाएगा। तो ये एक अभी जिस तरह से मैंने आपको बात कही कि वो सोशल मीडिया के थ्रू, और वो शायद उसको सांचे में ढाल के देखती हैं और उसकी वजह से भेजे, फिर उसकी वजह से सुसाइड भी अटेम्प्ट करती हैं, डिप्रेशन में भी, और स्पेयर डिप्रेशन में जाते हैं, तो उनको काउंसलिंग के साथ मेडिकेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसमें अब वो कट्स लगाना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, फिर उनका ये है कि आगे जब वो रिलेशनशिप बनाती है फिर वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती, उनके ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, वो मर्द हो या औरत। एक होता है सुसाइड करना, तो इसमें कमिट करने में और अटेम्प्ट करने में क्या फर्क है? सुसाइड अटेम्प्ट जो है और सुसाइड कमिट में जो डिफरेंस है, सुसाइड अटेम्प्ट में क्या है कि आपने अपनी वेन्स काट ली, आपने स्लीपिंग पिल्स ले ली, ये सुसाइड अटेम्प्ट में आते हैं जिसमें आप अपने चांसेस छोड़ते हैं 50-50, मतलब आपको पता होता है 70%। अब ये जानना चाह रहे हैं हमारे हाँ, साथ कौन है और हम बिल्कुल। उसमें ये होता है कि आप अटेंशन सीख करना चाह रही हैं, और जो आप अपनी बात आपने रखी हुई है जिसकी वजह जिद से रखे, तो आप वो मनवाना चाह रहे हैं, ठीक है। सुसाइड अटेम्प्ट में हमेशा आपके पीछे ये सोच होती है, आप सेफर साइड पर जाके काम करते हो, ठीक है। आप वीडियोस देखते हो कि मैंने किस वेन को कट लगाना है तो मुझे कोई खतरा नहीं होगा। और स्लीपिंग पिल्स में यहाँ पर एक बात को, स्लीपिंग पिल्स की वजह से मौत जो है वो वाकया नहीं होती, ठीक है। तो ये वो वाले काम इस तरह के करना, ठीक है, जैसे ये कहना कि मैं छत से छलांग लगा दूंगा या इस तरह की धमकी देना, छत से जाके वापस आ जाना, तो ये वाली चीजें सुसाइड अटेम्प्ट है। सुसाइड कमिट वाला आपको कभी भी नहीं बताएगा कि मैं सुसाइड कमिट करने लगा, वो जो काम करेगा वो 100% श्योरिटी के साथ करेगा कि भी मैंने अपने आप को खत्म कर। हाँ, डिप्रेशन में होगा, मूड उसका लो होगा और वो सारी चीजें। सुसाइड अटेम्प्ट वाला ऑब्वियसली उसने करके दिखा दिया, हिंट दे दिया। सुसाइड कमिट वाला जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी का खात्मा करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सुसाइड अटेम्प्ट एंड कमिट। ठीक है। अच्छा, इससे बचा कैसे जा सकता है? एक बंदा डिप्रेशन में है तो उसको कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि वो, या कौन सी ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए कि वो इस डिप्रेशन के फेज से निकल सके और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके? जैसे कुरान में है कि 99 बीमारी हैं और उसमें से सबसे छोटी बीमारी जो है वो परेशानी है, लेकिन आप आजकल के दौर में देखिए सबसे बड़ी बीमारी परेशानी है हम लोगों के लिए। हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है। आप जिससे बात करते हो कहते हैं आजकल परेशानी बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ जो डिप्रेशन का मेन कॉज है जिसको मैं समझती हूँ वो ये है कि आप नाशुक्री हो जाते हैं, आप खुदा का शुक्र करना भूल जाते हैं, ठीक है। नाशुक्री इज़ द मेन रीज़न जो कि डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। और एक और चीज़, अगर आपको डिप्रेशन हो गया और बॉडी है, आपकी बॉडी एक मशीन की तरह है, मशीन्स भी खराब होती हैं, थोड़े वक्त के साथ काम करिए, उनको आपको दोबारा सर्विस करवाना पड़ता है, ठीक है। सो आपकी बॉडी भी उसी तरह से है, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस हैं और आपको डिप्रेशन हो जाता है। सबसे पहली चीज़ कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि वाकई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर डिप्रेशन अगर किसी को हो जाता है, उसके कंधों पर बोझ है, ठीक है, और आपको कंधों पर बोझ महसूस होता है, सर में दर्द है और वो सारी चीज़ें, लेकिन सोशल मीडिया पर आप लोग इतनी यूट्यूब की वीडियोज, हर एक जो है वो साइकोलॉजिस्ट बना हुआ है, जो लॉयर्स हैं वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो टीचर्स हैं वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आपको बता रहे हैं अगर कंधों पर बोझ है इसका मतलब है काला जादू। हम लोग अभी तक ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए कि डिप्रेशन है या काला जादू, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे सर चकरा गया तो ये काले जादू की निशानी है, और अगर आपको भूख, मैं बल्कि एक वीडियो देख रही थी इसमें ये बता रहे थे कि अगर आपको भूख बहुत कम लग रही है इसका मतलब है कि आप पे नजरे बरहक चीज़ है, हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर वो डिप्रेशन की वजह से हो रही है और यहाँ पर फिर पीर बाबों के पास, मुझे ये बताएं कि अगर आप घर में डिस्कस करें कि मुझ पे जादू हो गया, आपके घर में से कोई मर्द इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये औरतें ही होती हैं जो हमारे बाबों की कमाई का जो है जरिया बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपके घर में आप अपने फादर को बताएं, वो कहते हैं मैं तो नहीं बातों पे यकीन करता। उनको पता है भाई औरतें जो हैं उनको हमने बताया कि भाई यहाँ पर अगर ये चीज़ यहाँ से यहाँ पे पड़ी हुई है इसका मतलब है तुम्हारे घर में मौक्किल हैं जो ये चीज़ यहाँ से उठा के वहाँ करती, ठीक है। हमने डिप्रेशन को भी काले जादू के साथ रिलेट कर दिया। और अब आप देखें जब आप किसी को बताते हैं कि आप पे काला जादू हुआ है, ये सारी चीज़ें काला जादू, वो बंदा तो उस चीज़ को बार बार रिपीटेडली सोचेगा और वो अपने सर पे और सवार कर लेगा और उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो वैसे ही खराब हो जाएगी, खाना तो उसने वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखना, डिप्रेशन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ नॉर्मल। मैं नहीं हूँ, मुझसे और भी बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज हम लोग हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, नीचे वाले को नहीं देखते। तो हमने यहाँ पर देखने के और भी बहुत सारे लोग इस तकलीफ से गुजरे हैं और दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉर्मल। यहाँ पर मैं अगर लोगों से डिस्कस करूँगा, मैं अगर लोगों से बात करूँगा तो ये वाली प्रॉब्लम जो है वो मेरी
सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर कैथारसिस करूँगा, और अगर ऐसी सिचुएशन है कि मुझे उस चीज़ से आराम नहीं आ रहा, बिकॉज कोई अगर तीसरा न्यूट्रल बंदा आपको इसके बारे में राय दे रहा है और आपकी उस चीज़ को समझ रहा है, तो मुझे उस चीज़ से फ़र्क पड़ जाए। एक्सेप्ट करना। और डिप्रेशन के पेशेंट्स की मोबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मोबिलिटी मीन्स वो एक ही जगह पर रहते हैं, उनको कमरे से बाहर निकलना पसंद नहीं, उनको अंधेरा पसंद है, तन्हाई पसंद। वहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी, जो करनी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपनी मोबिलिटी कम नहीं करनी है। आपने अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में रखना है। मशीन चलती रही तो वो ठीक रहती है, अगर वो बंद होगी उसको जंग लग जाएगा, वो चलना बंद हो जाएगी, उसको तेल डालने की जरूरत पड़े। तो सेम इज द केस विद ह्यूमन बॉडी, जो कि एक मशीन है जिसको आपको केयर और नर्चर करने की जरूरत है। इससे निकलने के लिए आपको सपोर्ट ग्रुप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आपकी सोशल सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों से डिस्कस करें, कुछ लोगों का इस तरह से कैथारसिस हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और अगर आपको एक पॉइंट पर आकर लगता है कि नहीं, तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट इस फील्ड में अवेलेबल हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा निम्रा, आपने अक्सर दीवारों पर, ये एक सवाल मेरे जहन में आ गया, अक्सर आपने दीवारों पर देखा होगा मर्दाना कमजोरी का इलाज, फलां फलां फलां, महबूब आपके कदमों में। हाँ, महबूब आपके कदमों में। तो आजकल मैंने ज़्यादातर जो वीडियोस पर व्यूज़ भी देखे हैं ना, वो भी इस चीज़ के हैं कि आप अपनी मर्दाना कमजोरी ख़त्म करना चाहते हैं तो ये करें, फलां ऑयल यूज़ करें, फलां कैप्सूल इस्तेमाल करें, ये करें। ये भी तो एक डिप्रेशन है कि जब इंसान ये सोच लेता है कि मैं, हाँ, मुझ में भी कमजोरी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली एक चीज़ जो है वो डिप्रेशन है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि इनफर्टिलिटी की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एक तो इसमें एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो हमारा डाइट है। ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा बिजी लाइफस्टाइल है। हम, अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे वर्किंग आवर्स में काम करें, जैसे यूएस बेस्ड कंपनी में अगर आप काम करें तो ऑब्वियसली हमारे टाइम का फर्क है। आप रात को शिफ्ट कर रहे हैं और अब सुबह सो रहे हैं, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग चेंज होगी, आपका स्लीप साइकिल चेंज हो गया। तो ये भी एक चीज़ है जो कि आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाएगी। और औरतों के अंदर जो उनका हार्मोनल साइकिल हर मंथ के बाद आता है, उनकी स्लीप साइकिल की वजह से वो भी इफेक्ट होता है। ठीक है, और इसी तरह से मर्दों के साथ भी ये वाली चीज़ है। उनको शायद लगता है कि ये वाली प्रोडक्टिविटी या उनकी बॉडी उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं करी, वो वीकनेस फील करते हैं, तो उनको लगता है कि आगे जाके ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो वो उस वजह से उस चीज़ की तरफ जाते हैं। इसमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या कर सकता है। अच्छा, इंतखाब का मामला आ जाता है जब हम शादी पर बात करते हैं, तो अक्सर जो लोग हैं वो, हमें कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे मौसूल हुए कि जब एक मर्द ने किसी औरत का इंतखाब करना है या औरत ने किसी मर्द का इंतखाब करना है, तो उसको कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए नफ्सियाती तौर पे कि आगे चलकर उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सके? ठीक है, सबसे पहले ये है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो डिस्कस करनी है, और आपने उसको बताना है कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। ठीक है, और अगर वो आपकी उस एक्सपेक्टेशंस पर किसी ना किसी हद तक पूरा उतर रहा है, तो वो ये एक चीज़ है कि जो ग्रीन फ्लैग और आजकल रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये वाली चीज़ जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। दूसरा, जिस तरह से मैंने आपसे बात की थी कि रिस्पेक्ट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, कि रिस्पेक्ट आप लोग एक दूसरे को रिलेशनशिप में कितनी देती हैं, आप एक दूसरे की टाइम मसरूफियत को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और इस पर किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और उसमें बिकॉज औरत को टाइम चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, आप बेशक जितने मर्जी बिजी हैं, लेकिन उसको सारा दिन काम करके भी हैं तो उसे टाइम चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को डिस्कस करना और उस चीज़ को, उसके लिए बाउंड्री सेट करना कि भाई ये चीज़ें हैं और मैं ये अर्निंग सोर्स तुम्हारे लिए मैं पैदा कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर जो चीज़ें देखी जाए, जैसे मैंने पहले भी बात की कि अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, एक चीज़ जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो अपीयरेंस है, पर्सनालिटी है, लुक्स हैं, और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ लड़कियाँ मैंने ऐसी भी देखी हैं जो कहती है कि मुझे वो वाला हस्बैंड चाहिए जिसके वोकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे। सो आपकी डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप पर्सनालिटी, चीजें डिफरेंट, हर बंदे में डिफरेंट, आपकी पर्सनालिटी आपको कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो है, मुझे लगता है कि वो प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि मुझे लगता है कि मर्द का जो हुस्न है या मर्द की जो ताकत है वो उसके पैसे में है। जैसे ये कहा जाता है कि औरत की वफा का तब पता चलता है कि जब मर्द की जेब खाली हो, और मर्द की मोहब्बत का तब पता चलता है जब औरत बीमार हो। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लड़कों के पास पैसे, या फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड अब कंगाल होना शुरू हुए, तो लड़कियों की लड़ाई झगड़े और वहाँ पर फैमिली रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह से अगर बीवी बीमार होगी और उसको कोई इस तरह की बीमारी है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कैंसर, तो हस्बैंड दूसरी शादी की तरफ चला जाता है।
तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको जो है वो देखना पड़ता है। बाकी फैमिली बैकग्राउंड का देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो नस्ब कैसा है, कैसे लोग हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे हज़रत अली ने फरमाया था कि अगर तुम शादी करने लगो तो ये लाजमी देखना कि उस घर में जो है वो औरत उसको लीड करती है कि मर्द लीड करते हैं, उस घर के फैसले मर्द लेते हैं कि औरतें लेती हैं। और दूसरा ये कि वहाँ पर तलाक की रेशो कितनी है, मतलब वहाँ से भी अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का फैमिली सेटअप है। शायद हम उन चीज़ों को तो अब देखना भूल गए, हमें गाड़ी बंगला और वो सारी चीज़ें, फिर इस्तिखारा भी ठीक नहीं आता अगर सिटी ना हो, वरना इस्तिखारा भी ठीक आता। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। अच्छा निम्रा, मुझे लग रहा है कि आपका शायरी से बहुत शगफ है, ऐसा लग रहा है मुझे कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वैसे आप शायर किस शायर को पढ़ते हैं? मैं बिल्कुल सुनते भी किसी शायर? नहीं, बिल्कुल मुझे कोई शेर व शायरी और इन सब चीज़ों से अदब बिल्कुल ही नहीं। अब मुकर्ररा है यार। मुकर्ररा इंग्लिश का जो था वो उसमें थोड़ा सा था, और जब लिखती थी तब एक शौक जो था डेवलप। और इंग्लिश आपको पता है एक बिल्कुल ही ड्राई सा, और वो उर्दू में फीलिंग्स, इमोशंस और वो एक जज्बात वाली चीज़ वो इन्वॉल्व थी। ऑल्दो मुझे थोड़ा बहुत पता है जजमेंट कर करके कि ये वाली चीज़ है, लेकिन इस तरह का कोई शौक नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा केस, कोई ऐसा मरीज आया हो आपके पास कि आपको लगा हो कि यार ये आखिरी है, इसके बाद मैंने इस फील्ड को छोड़ देना? बिल्कुल, जब मैं अपना BS कर रही थी और हमारी इंटर्नशिप्स हुआ करती थी, तो मेरी इंटर्नशिप फाउंटेन हाउस लाहौर में थी। तो वहाँ पर जब फीमेल वार्ड में मेरी रोटेशन हुई और जब मैं वहाँ पर जाती थी तो मुझे लगता था कि शादी नहीं करनी मैंने। और उसके बाद मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई कि मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू, इसको लेफ्ट करो और कुछ और अडॉप्ट। तो वो एक पॉइंट है जहाँ पर मैंने इतने केसेस देखे थे और इतना टॉर्चर, बिकॉज हमें एक ही साइड की उस टाइम पे स्टोरी पता होती है और आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई होती है। और वो तो वहाँ पर मैं डिप्रेशन का शिकार हुई, मैं रोती भी थी घर आके कि नहीं, ये वाली फील्ड मेरे लिए नहीं, मैं एक तो लोगों को नहीं सुन सकती, आई एम वेरी इमोशनली सेंसिटिव, मैं खुद बहुत सेंसिटिव, तो मैं तो इनकी टेंशन ले लेके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप बन जाते हैं साइकोलॉजिस्ट और आप रोजाना की बेसिस पे ये केसेस देख रहे होते हैं, फिर आपको आदत होती है। जब जैसे डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये चीज़ कॉमन हो जाती है, रोजाना वो पेशेंट्स को देख रहे हैं, कोई फौत हो गया, वो अगले दिन नॉर्मली बिहेव कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज आपको इन सब चीज़ों की आदत हो जाती है और आपको पता है कि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई जान है। अच्छा निम्रा, यहाँ पर मैं आपसे कुछ नाम लूंगा और आपने उसमें से नंबर देने हैं ना, कुछ नंबर देने हैं। चूँकि आप स्पीकर रही हैं और बहुत अच्छी स्पीकर रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं जो पंजाब सर्किट के या फिर पाकिस्तान सर्किट में, पाकिस्तान में जो अच्छे मुकर्रीन हैं उनका जिक्र करूँगा और आपने सिर्फ नंबरिंग देनी है और बताना है कि किसका क्या सीन है, कैसा है, कैसा है। कफील राना 10 9, बिकॉज इज़ अ वेरी हम्बल, और मेरी एक ही मुलाकात उनसे हुई, कॉम्पिटिशन हमने कॉन्सर्ट्स में जज किया था, तो बहुत अच्छी डिस्कशन रही, तो इस वजह से। कशफ सहर राना? कशफ सहर राना को आज सच पर्सनली मेरा उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रहा, लेकिन बीइंग ए सीनियर जितना मैंने उनको सुना है 8। ओके। ज़ुहैब आलम? ज़ुहैब आलम को मैं जानती नहीं हूँ और ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर कोई ज़ुहैब आलम को मैं नाम सुना हुआ है और अदरवाइज उनको देखा हुआ है, लेकिन मेरा कोई इंटरेक्शन उनके साथ नहीं है। तो फिर भी बीइंग ऑनेस्ट और मतलब ऐसे भी मैं उनको बिल्कुल लो कैटेगरी में नहीं लेकर जाती। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ GC डिबेटिंग सोसाइटी, द 5। हमजा मुस्तफ़ा? हमजा मुस्तफ़ा बहुत अच्छे, 9। अच्छा निम्रा, कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें रिलेटेड टू डिप्रेशन के? लोग जो हैं उससे कैसे किनारा कर सकते हैं और कैसी उनको एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? डिप्रेशन के लिए आपको जो है सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने आप को किसी चीज़ में इंगेज करना। अगर आप एक ही जगह पर रहेंगे, जैसे खड़ा पानी भी बू छोड़ देता है, इसी तरह से ह्यूमन बॉडी और आपके थॉट्स भी इसी तरह से है कि अगर वो एक ही जगह पर रहेंगे ऑब्वियसली वो आपको तंग करेगी, ठीक है। तो आपने जो है उसमें अगर आपको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, कंसल्टेशंस की ज़रूरत है, कुछ भी है, तो आप लोगों से डिस्कस करें। आपका सोशल सपोर्ट ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, आपकी फ्रेंड, आपकी फैमिली। और लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपको वहाँ से अफाका नहीं हो रहा, तो हम लोग अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया निम्रा, आप तशरीफ़ लेकर आई और यकीन माने हमने बहुत ज़्यादा बातें आपसे सीखी और बहुत कुछ आपसे हम सीख कर जो है वो बदलने की भी कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। जहाँ पर आपको कोई लगे कि कोई शख्स तन्हाई का शिकार होने जा रहा है या फिर कोई शख्स जो है डिप्रेशन का शिकार होने जा रहा है, उसका सहारा बनिए, उसको सहारा दें, उसको वक्त दें, उसको मोहब्बत दें, क्योंकि वक्त और मोहब्बत ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो किसी भी इंसान को डिप्रेशन से निकाल कर एक हंसती बसती ज़िंदगी में ला सकते हैं। अगले एपिसोड के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।